हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास ये थर्ड रहेगी। जो भी चैनल पर न्यू है उन्हें बता दें कि सीडीपी और जो साइकोलॉजी है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सीडीपी और साइकोलॉजी की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास जो है कराई जाएगी। किसी भी प्रकार के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ऑलरेडी हमारी फर्स्ट और सेकंड जो है क्लास हो चुकी है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इस क्लास को करने से पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्लास 1 और क्लास सेकंड को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को कॉस्ट देना ही है मुझे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, यानी कि कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को पढ़कर कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस को कवर करने से पहले हम उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे कि डेवलपमेंट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं। सबसे पहले रहेगा क्रोमोजोन। क्रोमोजोन्स क्या होता है, हिंदी में अगर देखिए तो उसको बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोजोन को हिंदी में बोलेंगे गुणसूत्र। ये रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो तागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। जैसे धागा नहीं होता ऐसे, अच्छा से हाँ ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोजोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोजोन। टोटल होते हैं 46 क्रोमोजोन, जिसमें से 23 क्रोमोजोन जो होते हैं ना, ये 23 क्रोमोजोन वो अपने मम्मी यानी मदर से लेता है, और बाकी के 23 जो हो गए वो अपने फादर से लेता है। ये एक प्रकार के गुण है जो बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, अपने माता पिता से लेता है। ठीक है, वैसे गुण जो बच्चा अपने माता पिता से लेता है, टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 अपनी मदर से लेता है, 23 बचे हुए जो फादर से लेता है। ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोजोन कौन सा होता है? 23 वाला जो नंबर पेयर्ड होता है ना, 23 यानी लास्ट वाला पेयरिंग होती है, जो बताया ना मैंने, ये गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो पेयर्स में होते हैं, यानी कि एक फादर का होगा एक मदर का होगा। तो ये क्या होते हैं? 23 पेयर होते हैं जो कि निर्धारित डिटरमाइन करते हैं द सेक्स एन इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति का क्या सेक्स रहेगा, क्या लिंग रहेगा, कि वो मेल बनेगा या फीमेल, तो वो 23 वाला डिसाइड करता है। ठीक है, 23 वाला जो पेयर होता है वो डिसाइड करता है कि एक इंडिविजुअल क्या बनेगा, वो मेल बनेगा या फिर फीमेल। जो मेल के अंदर पाए जाते हैं वो एक्स और फीमेल्स में क्या होता है कि एक्स और एक्स होता है, और मेल्स में कौन सा होता है? एक्स और वाई। ठीक है, जब यानी एक गुण कहाँ से लेगा? अपनी मदर से लेगा, या एक गुण इधर से लेगा। दोबारा कर लेते हैं। जैसे फीमेल का एक्स ले लिया और मेल का एक्स ले लिया, तो एक्स एक्स आएगा तो क्या बनेगी? फीमेल, यानी होने वाला बच्चा कैसा होगा? लड़की पैदा होगी। और ऐसे ही अगर फीमेल्स का एक्स और मेल का वाई लिया जाएगा तो होने वाला बच्चा क्या पैदा होगा? मेल, या फिर बेबी बॉय होगा। ठीक है, ये बॉयज़ पैदा होगा, ये गर्ल्स होगी, गर्ल। ठीक है, यानी एक्स वाई किसको डोनेट करता है? फीमेल को। और एक्स एक्स किसको डोनेट करता है? फीमेल्स को। और एक्स वाई किसे करेगा? मेल को। ठीक, आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया सेक्स क्रोमोजोन 23rd पेयर विच डिटरमाइन द सेक्स एंड इंडिविजुअल। आगे आते हैं डीएनए। आपने नाम तो सुना ही होगा बहुत बार, डीएनए और जीन्स क्या होता है भाई। डीएनए की फुल फॉर्म होती है, क्या पता पूछ ले एचटेट वाले, डी ऑक्सी ब्यूनोलिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है ना, हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होता है, यानी प्राणी के जितने भी जेनेटिक्स मटेरियल होता है उसमें कंटेन करके ये रखता है। डीएनए क्या करता है? डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल को कंटेन करके रखता है। ठीक है, और जीन्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि ये बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम की। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना,
वो यहाँ स्टोर होती है। आपसे पूछ ले कि भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, तो वो होता है जीन्स, जीन्स के अंदर, जीन में, ठीक है, जीन में। और डीएनए में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल्स होता है, वो कंटेन करके रखता है, ये स्टोर करके रखता है, ठीक है, चीज़ों को। हो गया, चलो ठीक है। आगे क्या आता है कि भाई जो जीन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जीन्स, ठीक है। ये दो टाइप्स के हो गए, डोमिनेटिंग जीन्स या रिसेसिव जीन। डोमिनेटिंग जीन्स क्या होते हैं, प्रभावी जीन्स, रिसेसिव को अप्रभावित। डोमिनेटिंग जीन्स कौन से हो गए, ऑब्जर्वेबल ट्रेट है भाई, ये इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको वो गुण जो आपके पेरेंट्स से आपने लिए वो इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। और ये एक्टिव होते हैं, जबकि रिसेसिव जीन्स है वो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके नहीं देख सकते हो, आपके अंदर वो गुण डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो लेस एक्टिव होते हैं। थोड़ा सा आगे चल के बता देते हैं आपको, थोड़ा सा और डिटेल से कर लेंगे। देखो, डोमिनेटिंग जीन्स कौन से होते हैं कि डोमिनेटिंग जीन्स आर जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ ओनली वन कॉपी ऑफ जीन, यानी आपके पास जीन की एक कॉपी है, जीन की एक कॉपी हो ना तब आपको वो गुण देखने को मिलता है। आप जबकि जो रिसेसिव जीन्स होते हैं ना, रिसेसिव जीन्स के अंदर क्या होता है, इसको ना अपने जैसा एक और कॉपी लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ अ टू कॉपी ऑफ जीन्स दैट आर सेम, सेम होने चाहिए, दो कॉपी। यहाँ पे क्या करता है, ये एक ऐसा, ये चिल्ड पर्सन है, मान लो ये वाला चिल्ड पर्सन है, जिसको कोई टेंशन ही, अकेला ही काम कर सकता है, इसको किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो रिसेसिव जीन्स वाले हैं ना, उसको सहयोग की ज़रूरत है, अपने जैसा ही लेकर आएगा ये बोला तब मैं गुण दिखाऊंगा जब मेरे जैसा ही आप दोगे, ठीक है। यानी कि अपना ही जैसा सेम भाई लेकर आएगा तब वो गुण देखने को मिलेगा, ठीक है। हो गया। एक बार और बता देती हूँ कि इंडिविजुअल के पास ओनली वन कॉपी होती है जीन्स की, जबकि रिसेसिव जीन के अंदर सेम सेम दो दो कॉपी होनी चाहिए जीन्स की, ठीक है। अब जैसे ब्राउन आइज़ हो गया, डार्क हेयर होगी, और यहाँ पर हो गए नीली आँखें, सफ़ेद या नीली आँखें या सफ़ेद या हल्के रंग के बाल, ठीक है। चले अगला है, हाँ एक और बताने मैं भूल गई कि जो एस्टेट वाले हैं उनको सिर्फ आप वैसे वैसे ऊपरी तौर पे ये कर लो, बाकी ये आया हुआ तो नहीं है, ये साइकोलॉजी वालों के लिए मेन रहेगी आज की क्लास। तो मैं बता दूंगी आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और रिसेसिव, जैसे डोमिनेटिव रिसेसिव जीन्स, बस आप एक बार देख लो कि यह होता क्या, ज़्यादा डीप में जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जीनोटाइप या फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप्स क्या होता है कि सेम जीन्स होते हैं, एंटायर सेट ऑफ जीन्स, सेम जीन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये जीन्स होते हैं ना हमारे, जो भी हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जेनेटिकली कुछ भी गुण होते हैं हमारे अंदर, कुछ भी चीज़ लगा लो, तो वो ना अपने लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग हमारा साथ निभाते हैं। जीनोटाइप कौन है, जो हमारा लाइफ लॉन्ग तक साथ निभाएंगे और एक जैसे रहेंगे, बदलेंगे नहीं, ठीक है। ये बदलेंगे नहीं, एक जैसा हमारे भाई एक जैसा रहेंगे, और एक लाइफ तक, पूरी लाइफ तक हमारा साथ निभाएंगे। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक सेम ही रहता है ना, ब्लड ग्रुप हमारा कैसा रहता है, ब्लड ग्रुप कैसा रहता है, जन्म से लेकर, बाय बर्थ से लेकर मृत्यु तक कैसा रहता है ब्लड ग्रुप हमारा सेम, यानी कि ये हमारा साथ एक्चुअल में निभाता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता हमारा। जेनेटिक डिजीज़, मान लीजिए आपको जेनेटिक्स डिजीज़ होगी, जेनेटिक्स यानी कि आपको पेरेंट्स को कोई बीमारी थी और आपको वो बीमारी रही, वो थ्रू आउट द लाइफ, यानी लाइफ टाइम आपके साथ ही रहेगी, ठीक है, चलती रहेगी, यानी आपके पेरेंट्स के अंदर थी, फिर आप में भी आएगी, फिर आने वाली जो आपकी जनरेशन है वैसे ही रहेगी। और जैसे ब्लड ग्रुप्स हो गया, वो भी आपके जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपका सेम रहेगा। जबकि फिनोटाइप क्या था, ये भी जीन्स की तरह ही होते हैं, है तो यही, लेकिन इसका एक्स्ट्रा वर्जन है, ऐसा लगा लो कि गुण तो वही है, सेम मिलेंगे, लेकिन है ना क्या होगा कि जब ये इन्वायरमेंट के साथ है ना इंटरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, जब इन्वायरमेंट के साथ, मान लीजिए कि इंट्रैक्शन, दोबारा कर लेते हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन द पर्सन इनहेरेंट ट्रेट एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि जीन वही है हमारे अंदर, जीन्स वही है,
लेकिन प्लस में इन्वायरमेंट भी आ जाता है, इन्वायरमेंट फैक्टर भी आ जाता है, तब क्या होगा, तब ये चेंज भी तो हो सकता है। यानी इन्वायरमेंट के साथ हमने इंटरेक्शन किया, तब ये जीन्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन आ जाता है। क्या हो जाएगा, हमारे जीन्स के अंदर क्या आ जाएगा, मॉडिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट्स में हम अपने जीन्स को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वो क्या होता है, फिनोटाइप्स हो जाता है, फिनोटाइप्स हो जाएगा। ऑब्जरेबल करैक्टरिस्टिक का, जबकि जो जीन्स होते हैं ना वो ऑब्जरेबल नहीं होते, आप उसको डायरेक्ट देख तो नहीं सकते। मैं यानी कि किसी व्यक्ति को आप देखते हो ना सामने से, आप उसके ब्लड ग्रुप को देख लोगे, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, सी है, नहीं। जबकि जो फिनोटाइप है ना, आप उसको देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। जैसे हाइट, वेट हो गया, कलर हो गया, किसी का स्किन कलर हो गया, भाई गोरा है, काला है। अब ये लगा लो हाइट है ना, आप मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स है ना, बच्चों की मान लीजिए कि भाई एक बच्चा है जिसके ना पेरेंट्स की हाइट कम है। ठीक है, इस बच्चे के पेरेंट्स की हाइट कैसी है, कम है। ये तो जीनोटाइप हो गया कि उसके पेरेंट्स की हाइट कम है, लेकिन क्या हो गया, उसके जीन्स में ऐसा था कि उसके पेरेंट्स की हाइट कम है। तो लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ ना, उसके फैमिली मेम्बर्स ने क्या किया, उसको बचपन से एक्टिविटी कराना स्टार्ट कर दिया, फिजिकल वर्क कराना स्टार्ट किया। तो इन्वायरमेंट में आने के बाद ना, इन्वायरमेंट के आने के बाद उसकी हाइट कैसी होगी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ गई भाई। अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गई, जबकि उसने खुद इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर कर अपनी जो है फिज़िक्स को और अच्छा बेहतर बना लिया, अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर लिया है, अपने वेट को इंक्रीज़ कर लिया। मान लीजिए कि बचपन में कोई लड़की स्किन कलर जिसका काला था, स्किन कलर काला था, स्किन केयर कर करके उसने क्या कर दिया, अपने रंग को क्या कर दिया, गोरा। यानी ये क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप वो होता है जो थ्रू आउट द लाइफ यानी लाइफ भर सेम रहते हैं, जबकि फिनोटाइप्स क्या होते हैं कि लाइफ भर सेम नहीं होते, भाई चेंज किया जा सकता है हमारे जीन्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आ जाती है अपनी स्टेजेस। फाइनली हम स्टेजेस पर आ जाता है। थोड़ा मोर डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद थोड़ा सा माइंड में एक सेटअप बन गया कि भाई हाँ हाँ ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज पढ़ लेते हैं, यानी गर्भावस्था, यानी अभी बच्चे ने बर्थ नहीं लिया, माँ के कोख में ही है बच्चा। सिंगल सेल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू ए ह्यूमन बॉडी विद इन द वोम। वो ही है भाई, एक सेल या एक सेल की बात हो रही है यहाँ पर। वो बर्थ यानी माँ के गर्भ में होता है, गर्भ के अंदर होता है, तो वो वाली स्टेज है ये। और उस गर्भ में जो चेंजेस होते हैं, गर्भ से भी पहले की बात लगा दी, फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। या फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मदर्स का वोम होता है, मदर्स के वोम में क्या होता है, एग होता है, और जो फादर्स का स्पर्म होता है ना, जब आपस में मिल जाते हैं, यानी एक्टिविटी करने के दौरान, एक्टिविटी करने के बाद क्या होता है, जब माँ का एग और पिता का स्पर्म आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जायगोट्स बनता है, यानी एक सेल बनता है। ये दोनों हुए, क्या बना, एक सेल बना, एक सेल की बात होती है। तो ये सेल बनते 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 काफ़ी सेल्स मिले इसके अंदर, और सेल्स मिले तो क्या बन जाता है वो, मतलब माँ के गर्भ में बच्चा पनप जाता है, बन जाता है सेल। एक सेल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। और फिर कई बार क्या होता है कि उस सेल को क्या बोलेंगे, जायगोट्स बोलेंगे। ठीक है, उस सेल को क्या बोलेंगे, खाली एक सेल को क्या बोलेंगे, हम जायगोट्स बोलेंगे। कई बार क्या होता है कि वो जायगोट्स है ना, ट्विंस लेकर आता है अपने साथ। कई बार सेल्स क्या होता है, कई बार सेल्स के क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, कई बार वो दो प्रकार से टुकड़े होते हैं, मोनोजाइगोट्स ट्विन और डायगोटिक, मोनोजाइगोटिक और डायगोटिक ट्विंस। हाँ ये ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरी बहुत ख़राब है, चलो छोड़ो इसको, स्किप करते हैं। मोनोजाइगोट समझ गए ना आप, बस वो उतना ही बहुत है। मोनोजाइगोट और डायजाइगोट ट्विंस। मोनोजाइगोट्स में क्या होता है कि मोनोजाइगोट के अंदर जो सेल था ना, उस सेल्स के ही ना दो पार्ट्स हो गए। ये सेल है एक, ये सेल है यहाँ पर, ये सेल है हमारा, एक सेल बना मदर्स का एग और फादर का स्पर्म, वो एक सेल बना। ठीक है, सेल्स बनने के बाद क्या हो गया, उसके ना दो भाग हो गए। क्या हो गए, दो भाग हो गए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसे आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ट्विन। और जो यहाँ पे जो सेक्स होगा ना बच्चा का, जेंडर, वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि या तो फिर वो बेबी बॉय होगा, दो अगर दो बन रहे हैं ना, एक सेल से क्या हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया, वो सेल डिफरेंट डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए, टूट गए आगे जाके वो, तो दोनों सेम ही सेक्स रहेगा, बॉयज़। अगर बॉयज़ है तो दोनों बॉयज़ ही रहेंगे, अगर गर्ल्स बनी है तो गर्ल्स ही रहेंगे। दोनों सेक्स कैसे हो गए, उसे क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे। ठीक है, और जबकि डायजाइगोटिक ट्विंस को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे सेल तो था,
यहाँ पे क्या होगा, मम्मा की जो वोम है गर्भ में, क्या होगा, 2 अंडे बने थे उस टाइम पे। कई बार क्या होता है अंडे 2 बन जाते हैं, तो उसी 2 अंडों से क्या होगा, इंडिविजुअल हो गया, अलग अलग हो गया, स्पर्म जो आया वो अलग अलग, इस पे भी अपनी कवरिंग कर ली और इस पे भी कवरिंग करेंगे, यानी मिक्स हो गया यहाँ पे। तो अब ये दो दो जाइगोट्स बन गए। है तो एक ही मतलब वो एग एक था, स्पर्म से क्या हो गया, 2 अलग अलग बन गए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेक्स है वो अलग अलग होगा, यानी कि ये बॉयज़ भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, और ये वाला बॉयज़ भी हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, दोनों बॉयज़ हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स हो गई। समझ रहे हो आप, ये अलग अलग एग्स है, सेम नहीं है। और जबकि मोनो में क्या था, सेम एग था, सेम सेम एक ही एग था, एक ही सेल था, उसके अलग अलग पार्ट्स हो गए। जब एक एग के अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं तो सेक्स सेम ही होगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं अपना। इतना हो गया, चलो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी कर लिया। फिर वही बात है कि 9th मंथ तक मम्मा ने अपने जो गर्भ में रखा, बच्चे को गर्भ में रखा 9th मंथ में, वहीं पे ही ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। जब गर्भ में रखा होता है ना, तो बच्चा देखो इस डॉट के समान होता है, काफ़ी छोटा होता है, फिर धीरे धीरे प्रोसेस उसका बढ़ता है। ठीक है, और फिर क्या नाम है, 9 मंथ तक उसके सारा फिजिकली डेवलपमेंट, यानी कि ब्रेन बनता है, ब्रेन के बाद स्पाइनल, ब्रेन और स्पाइनल कोड बनते हैं, बाकी बाकी धीरे धीरे करके जो है अंग बनना जो स्टार्ट कर होता है। और थर्ड मंथ तक ना कम्प्लीटली जो उसके ऑर्गन्स है ना वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे की हार्ट रेट भी बनना, रेस्पिरेटिंग जो श्वसन क्रिया वो भी स्टार्ट हो जाती है, और चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं बर्थ के बाद का टाइम। यहाँ पर क्या, बच्चा पैदा हो गया, यहाँ पे क्या होगा, बच्चे का जन्म हो चुका है, 0 तो इन्फेंसी, क्या इन्फेंसी स्टेज बोलेंगे, इन्फेंसी स्टेज बोलेंगे, शिशु अवस्था, शिशु अवस्था, शैशविक अवस्था या शिशु अवस्था बोल देंगे, जो कि रहती है 0 से 2 की। यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, बच्चा धीरे धीरे जो है फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक, इमिटेशन के थ्रू, यानी बच्चा क्या करता है, दूसरों को देखकर, ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बना लो इसको चाहे, या इमिटेशन बोल लो। तो इमिटेशन दूसरों को देख कर क्या करता है, बच्चा सीखता है। रोट मेमोरी मोड, रोट मेमोरी आप बोलोगे ना तोता तोता, वो बच्चा भी बोलेगा, बार बार बोलेगा तोता तोता, मैना मैना, आलू आलू आलू। रोट मेमोरी यहाँ पे करता है, रट्टा मार के चीज़ों को सीख रहा होता है। अब है ना, यहाँ इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, मेन रिफ्लेक्सेस आती है। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस आते हैं स्टेज के अंदर। तो रिफ्लेक्सेस कितने होते हैं, 5 रहेंगे। ग्रास्पिंग, स्टार्ल, रूटिंग, रूटिंग रिफ्लेक्शन, और स्टेपिंग रिफ्लेक्स, और सकिंग। ग्रैस ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि आप ना, जब बच्चे की ना ये हथेली है या बच्चे का हाथ है ना, तो इधर हथेली हो गई, आप हथेली पर, कोई भी बच्चे की हथेली पर उंगली रखता है ना, इधर उंगली रखता है, तो बच्चा क्या करता है, उसको फोल्ड कर लेता है, मुट्ठी बंद कर लेता है ना। कभी करना कि कोई भी आपके घर में अगर शिशु है तो उसके हाथ पर, हथेली पर उंगली रखना, वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको कवर कर लेगा, बंद कर लेगा, मुट्ठी बंद कर लेगा, तो वो हो गया ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स। अगला आता है स्ट्रेटल स्ट्रेटल रिफ्लेक्स। स्ट्रेटल रिफ्लेक्स में क्या हो गया, इसको मोर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर तेज़ से कोई आवाज़ आई है, कोई साउंड ऐसा लाउड साउंड आया ना, लाउड साउंड आने पर क्या करता है, चौंक जाता है बच्चा। स्टार्टल रिफ्लेक्स हो गया। स्टार्टल रिफ्लेक्स में क्या बोलते हैं कि बच्चा लाउड साउंड आने पर चौंक जाते एकदम, हूँ ऐसा। जैसे घर में अगर किसी का बर्तन गिर जाए तो बच्चा चौंक नहीं जाता, या तेज़ आवाज़ आए, तेज़ साउंड हो, चौंक जाता बच्चा। ठीक है, अब राउटिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा कि अगर है ना बच्चे के गाल पर, राउटिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा कि अगर बच्चे के यहाँ पर ना गाल पर अगर आप उंगली रखते हो ना, टच करते हो हाथ से, तो वो बच्चा ना अपना फेस खोलना स्टार्ट कर देता है। अगर उसके गाल पर ये आँख हो गई, ये नाक हो गई, ये मुंह, तो आप इधर टच करोगे ना गालों पर, वो क्या करेगा, बच्चा अपना मुंह खोलना जो है स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और स्टेपिंग के अंदर सेम ही होता है, लेकिन स्टेपिंग में क्या होता है कि आप फेस वाला एरिया, माउथ वाला एरिया, वहाँ पे तो आप चिक की बात कर रहे हो,
रोटिंग के अंदर क्या होता है कि आप चिक पर हाथ रखते हो तो बच्चा जो है, जो क्या नाम है, फेस मुंह खोलना स्टार्ट कर देता है, जबकि स्टेपिंग के अंदर क्या होता है, नहीं स्टेपिंग के नहीं, सकिंग के अंदर आएगा ये। सकिंग के अंदर क्या होगा, सकिंग के अंदर क्या होगा कि बच्चा जो है माउथ के पास अगर आप उसको टच करते हो ना, माउथ के यानी अपर पार्ट, लोअर पार्ट, साइड पार्ट, इधर भी टच करते हो ना, तभी वो अपना मुंह जो है खोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। राउटिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स दोनों ही सेम है, बस राउटिंग में गाल का आ जाता है, अपना चिक का पोर्शन आ जाता है, और जबकि सकिंग के अंदर माउथ के इर्द गिर्द अगर बच्चे को टच किया जाए तो वो अपना माउथ जो है खोल लेता है। ठीक है। उसको ये लगता है कि मुझे बुब्बू मिलने वाला है, यानी कि मुझे दूध मिलने वाला है, यानी मुझे कोई दूध पिलाने वाला है, तो इस वजह से वो अपना माउथ जो है खोलता है। ठीक है। अब हमारा लास्ट रह गया इसके अंदर स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ठीक है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब बच्चा ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसमें, तो उसको अगर है ना आप ज़मीन के पास, ये ज़मीन है, ज़मीन के पास नीचे लटकाने की कोशिश करते हो ना, तो बच्चा ना अपने पैर तो कभी बाहर निकालेगा, कभी वो अंदर की तरफ ले लेगा, बाहर निकालेगा, कभी अंदर की तरफ ले लेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देखो ना बच्चे को नीचे खड़ा करने की कोशिश करते हो ना, वो बाहर भी पैरों को निकालेगा और अंदर वापस फोल्ड कर लेगा अपने पैरों को। ठीक है। तो वो स्टेपिंग रिफ्लेक्स हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा कि जहाँ पर बच्चा हथेली पर टच करने पर फोल्ड कर लेगा अपने हाथ को। ठीक है। स्टार्ट ले रिफ्लेक्ट में क्या होगा, स्टार्ट ले रिफ्लेक्स में क्या होगा कि जिसमें बच्चा कोई भी तेज़ आवाज़ आ रही है तो उसमें क्या करेगा, चौंक जाएगा एकदम से, उसकी आँखें और मतलब एक्टिव वे में आ जाएगा। राउटिंग राउटिंग में गाल पर हाथ रखने पर, राउटिंग और सकिंग सेम है, बस राउटिंग के अंदर गाल आएगा, सकिंग के अंदर माउथ वाला एरिया आ जाएगा। स्टेपिंग यानी कि आप धरती पे जब बच्चे के पैर रखते हो तो वो अंदर की तरफ फोल्ड करना, या कभी तो अंदर पैर करेगा, कभी बाहर की तरफ करेगा। ठीक है भाई। प्रोनाउंसिएशन के लिए काफ़ी 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 सॉरी, बड़ी बड़ी वाली सॉरी है, पता नहीं खुद पढ़ती हूँ जब तक हो जाता है। चलो इस चीज़ को माइंड नहीं करते हैं, स्किप करो, आगे चलते हैं। अब आते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जब क्या होते हैं कि भाई बच्चा सेंस के थ्रू चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है। देखो टच और स्मेल और हियरिंग, जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ें जो है ना बर्थ से पहले यानी कि मम्मा के गर्भ में होता है ना बच्चा, ये फुल्ली डेवलप होती है। टच नहीं, सॉरी, स्मेल नहीं होगा, टच और हियरिंग, ये चीज़ें जो है ना, हियरिंग आप लोगों ने सुना होगा कि जब गर्भावस्था में महिला होती है उन लोगों को बोला जाता है कि आप भागवत गीता सुने, रामायण सुने, अच्छे भजन सुने। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि बच्चा भी वैसा ही प्रकार का, उस प्रकार का बनता है। आप अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हो, है ना। जैसे टच पे भी पता चलता है। आप अगर कोई भी मम्मा अपने पेट पर हाथ रखती है तो वो बच्चा जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ये चीज़ भी जो है गर्भ से पहले स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो स्मेल है, टेस्ट है, ये और विज़न, ये जो तीन है ना, स्मेल, टेस्ट ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा बाहर आएगा जब भी तो चीज़ों को टेस्ट करेगा, तो यहाँ पे तो फुल्ली डेवलप हो जाता है। लेकिन जो विज़न वाला होता है ना बच्चा जो है, इसमें कम होता है विज़न। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है ना यहाँ पे, तब वो साफ़ सुथरा देखना स्टार्ट करता है, वरना बजी विज़न होता है उसका, धुंधला। हर कोई ना 6 महीने तक बच्चा क्या ऐसा दिखता है, धुंधला दिखता है, ब्लैक एंड वाइट दिखता है। कॉन्स जो यहाँ पर होते हैं वो डेवलप नहीं होते। कॉन्स, रोड्स और कॉन्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोड्स और कॉन्स के बारे में। तो जो कॉन्स होते हैं वो यहाँ पे फुल्ली डेवलप नहीं हो रहे होते हैं, जबकि रोड्स हो रहे होते हैं। तो बच्चा इस वजह से क्या करता है कि चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट चीज़ों में देखते हैं, यानी कि आप उसके फेस, बच्चा आपको देख रहा है ना, आपको क्या लगता है कि वो बच्चा आपको देख रहा है, नहीं, उसको आप ना ब्लर महसूस करता है, वो आपको ब्लर देख रहा होता है अपनी आंखों से। ठीक है, उसको साफ़ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हाँ, 6 मंथ के बाद वह फुल्ली डेवलप हो जाता है, विज़न उसका अच्छी तरह से जो है देखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। टेस्ट हो जाता है, टेस्ट तो पता ही चल जाता है बच्चे को, खट्टा मीठा का, और इन चीज़ों का जो है पता चल ही जाता है। स्मेल का भी पता चलता है कि कौन सी गुड स्मेल है, कौन सी बैड स्मेल है। ठीक है। अब आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। देखो फुली जो
क्रिटिकल स्टेज माना जाता है अर्लियर डेवलपमेंट। कई बार है, ये क्वेश्चन भी आ चुका PYQ में। तो यहाँ पे ज़्यादातर जितने ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं वो अदर किसी स्टेज में नहीं होते, जितने ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर आते हैं वो किसी और स्टेज में नहीं, उस लेवल के नहीं होते जितने छोटी अवस्था में होते हैं। ठीक है। मोटर डेवलपमेंट में यानी कि बच्चा जब है 0 से 2 एज की में होता है ना, तो स्टार्टिंग वाला बच्चा क्या करेगा, जो 2 से 4 मंथ का बच्चा होगा ना, 2 या 4 महीने का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, अपने हेड को उठाएगा, हेड और चेस्ट को, सर और अपने चेस्ट को उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है। उसके बाद रोलिंग ओवर यानी घूमना स्टार्ट, यानी कि पलटी मारना कब शुरू करेगा बच्चा, 2 या 5 महीने का। 2 या 5 महीने के बीच में बच्चा जो है, देखो एक आध कुछ बच्चे जो है लेट जो है ये सब जो डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो लेट होती है, कईयों में ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात है, वरना मैक्सिमम की बात आए तो 2 से 5 मंथ का बच्चा रोलिंग करना सीख जाता है, यानी पलटी मारना स्टार्ट कर देता है। सिटिंग अप विद सपोर्ट यानी कि बच्चा जो है सहारा लेकर बैठना कब शुरू करता है, वो 4 से 6 मंथ में। 4 से 6 मंथ में बच्चा जो है सहारा लेकर बैठना सीख जाता है। विदाउट सपोर्ट यानी कि बच्चे को सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 मंथ का जब बच्चा होता है उसको बिना सहारे के वो बैठ सकता है, अपने आप ही बैठ सकता है। क्रोलिंग जब वो अपने घुटनों के बल चलता है ना, घुटनों के बल जब चलता है बच्चा, कौन से मंथ में चलता है, 7 से 8 मंथ के बच्चा जो है चलना स्टार्ट कर देता है, मतलब घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर देता है। वॉकिंग यानी एक्यूरेट चलना कब शुरू कर जाएगा, 8 से 18 मंथ, यानी 8 महीने से लेकर 18 मंथ तक बच्चा जो है बीच तक कभी भी चलना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे जो है 9 महीने का स्टार्ट करते हैं, कुछ 10 का, या फिर कोई 1 साल का। मेरी माहिरा जो है, मेरी गुड़िया है माहिरा, मेरे 2 बच्चे हैं, तो माहिर और माहिरा। माहिर जो है जबकि 1.5 साल का जब हुआ था तब एक्यूरेट तरीके से चलना स्टार्ट किया था, जबकि जो माहिरा थी उसने पैर उठाना यानी पग भरने जब स्टार्ट किए थे वो 8 महीने के शुरू कर दिए थे, और 1 महीने में तो पूरी फ्राट हो गई थी वो, सॉरी 1 साल में, 1 साल के अंदर कब बिल्कुल सही एक्यूरेट तरीके से चलना, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की उंगली पकड़े चलना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गया ना यहाँ पर, एक बच्चा जो है जल्दी सीखना चलना स्टार्ट कर दिया और दूसरे बच्चे ने जो है लेट शुरू किया। ठीक है, ये हो गया। हाँ, मोस्टली हमने कर लिया, इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट कर लिया, सेंस कर लिया, मोटर डेवलपमेंट कर लिया, जबकि अब आता है लैंग्वेज, भाषा का विकास। 0 से 2 मंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पर ओबवियसली बात है भाषा का विकास जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें एक है ना रिसेप्टिव प्रोडक्टिव लैग, तो मैं दोबारा बता दूंगी, ये जो क्लास SCDP वालों के लिए थोड़ी कम इम्पोर्टेंट हो सकती है, एक आध पॉइंट होंगे, लेकिन साइकोलॉजी वालों के लिए पूरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो रहेगी हमारी आज की, मेन फोकस किया गया है साइकोलॉजी वालों के लिए। ठीक है। तो रिसेप्टिव प्रोडक्टिव लैग में क्या होगा, ये स्टीफनसन ने दिया है। इसमें क्या होता है, जो इन्फेंट होता है ना, जो बच्चा होता है वो अंडरस्टैंड ज़्यादा करता है, जबकि प्रोड्यूस यानी कि भाषा का जो बोलना होता है, प्रोड्यूस करना होता है, वो कम करता है। यहाँ की बच्चा समझ बहुत ज़्यादा रहा है, अंडरस्टैंड चीज़ों को समझ बहुत रहा है, लेकिन बोलता कम है, एक आधा वर्ड बोलता कम है। ऐसा मेरा माहिर था, क्योंकि कोरोना के टाइम पीरियड था ये, उस टाइम पे माहिर था ना, जब वो बोलना उसने कम शुरू, अभी भी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से नहीं बोलता, पर लेकिन इतना बोल देता कि हमें समझ में आ जाता है, टीचर्स को भी समझ में आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब कोरोना के टाइम में बाहर आना जाना तो बंद हो गया था, बाहर आना जाना इंटरेक्शन करना किसी से भी नहीं होता, और उसका उसी टाइम का लैंग्वेज डेवलपमेंट का एरिया शुरू हो रहा था। वो नियर अबाउट वो 2 साल का होगा तब तक, या 1.5-2 साल का टाइम था उस टाइम पे। ठीक है। जब फर्स्ट लहर आई थी कोरोना की, तो क्या हुआ, बाहर लेके जाते नहीं थे, घर में रखते थे, और उस टाइम पे मैं स्टडी कर रही थी, तो मैं इतना थोड़ा सा यूँ है लगा लो कि भाई मैं इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करती थी, तो मेरी सास ने उनको रखा मेरे बच्चे को, तो वो भी इतना ज़्यादा उनके भाई काम भी हो जाता था, और तो इतना ज़्यादा उनका भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, बोलते तो थे इतना ज़्यादा नहीं बोलते थे, तो वो अलोन होने के कारण जो है मेरा बच्चा, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रॉब्लम आ गई, यानी उससे इंटरेक्शन नहीं हुआ हमारा। अब वही वाली स्टेज है कि बच्चा समझ तो रहा है, वो सारी चीज़ें समझता है, लेकिन
वो प्रोड्यूस नहीं कर पा। उस टाइम की बात, अब तो बहुत ज़्यादा सुधार आ गया उसकी लैंग्वेज के अंदर, बहुत ज़्यादा सुधार आया है। अब वो फ़िलहाल 6 साल का है, अभी 6 साल का है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट रहता है पेरेंट्स के लिए, चाहे आप बनने वाले पेरेंट्स हो या हो चुके पेरेंट्स हो, जिनके बच्चे इस एज के अंदर है ना, आप उसके लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दें, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बोले, इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा मैंने ना आपकी माहिरा की जो मेरी छोटी गुड़िया है, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करी। हम उसके ज़्यादा उस इंटरेक्शन करते हो, हर चीज़ें बोलते हैं उसके आगे, जानबूझकर बोलते हैं, बोलना भी नहीं ज़रूरी नहीं समझते ना, तब भी हम बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ें को सीखे। जो माहिर के टाइम पे हमने गलती करी है वो माहिरा के टाइम पे ऐसे गलती ना हो, तो ठीक है। आगे चलते हैं, इतना हो गया बहुत है। कि यानी कि यहाँ पे रिसेप्टिव प्रोडक्टिव लैग क्या होता है कि बच्चा जो है चीज़ों को समझता बहुत ज़्यादा, उसको समझ बहुत आ रहा है, लेकिन वो प्रोड्यूस यानी बोल कम रहा है। अब स्टेजेस कर लेते हैं, स्टेजेस। क्विंग, क्विंग क्या होती है कि क्विंग में बच्चा क्या होता है, वो वोवल साउंड होते हैं ना जो आ वाले, ए ई आई ओ वाले, ए ई आई ओ यू वाले जो होते हैं, औ ई आ ई ऐसे बोलना स्टार्ट करता है, आ ऐसे, है ना। 2 मंथ का होता है, उसे क्विंग पहली स्टेज हो जाएगी। सेकंड हो गई बाबलिंग, यहाँ पे वोवल्स प्लस कॉन्सोनेंट ऐड हो जाएगा, कॉन्सोनेंट ऐड हो जाता है। थर्ड स्टेज आ जाती है वन वर्ड स्पीच। यहाँ पे 1 साल का बच्चा होता है, 1 साल के बच्चे को क्या हो जाता है, वो एक वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। 1 साल का बच्चा होता है, जैसे मम पानी चाहिए होता ना, जब मायरा ने बोलना स्टार्ट किया था 1 साल के अंदर, तब वो पानी को बोलते मम, मम चाहिए, यानी कि मुझे पता चल गया उसको पानी की नीड है, तो मम बोलता है। वन वर्ड अभी टेलीग्राफिक स्पीच आई हुई है उसकी, यानी 1.5 साल की है ना वो, तो उसकी टेलीग्राफिक स्पीच है, तो 1.5 साल में क्या हो गया, उसने मम दो, मम दो, मम दो ऐसे बोलती है, मम्मा मम, मम्मा मम ऐसे बोलती है। एक्चुअल में वो ऐसा ही बोलते हैं, मम्मा मम। तो तो टेलीग्राफिक स्पीच बोलेंगे इसको। होलो फ्रेज, वन वर्ड को क्या बोलेंगे, होलो फ्रेज। और जब 2 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है टेलीग्राफिक में, क्या होगा, 2 वर्ड बोलना स्टार्ट किया बच्चे ने जब, यानी कि मम्मी, मम्मी भी बोलेगा बच्चा, साथ में बोलेगा मम, मम, मम समझ जाता है, मम मतलब पानी, पानी चाहिए मम। मम्मा बुब्बू, बुब्बू 2 वर्ड हो गए, तो यानी टेलीग्राफिक स्पीच हो गई। चलिए होल सेंटेंस कब बोलना स्टार्ट करता है बच्चा, होता है 2 से 5 की। जब 2 से 5 साल का बच्चा है तो पूरा सेंटेंस बोलना जो है स्टार्ट करता है, मम्मा मुझे पानी दे दो, ठीक है। 2 से 5 साल की एज में जब आएगा बच्चा, पूरा सेंटेंस जो है बोलना स्टार्ट कर देता है। अब कई बार क्या होता है कि है ना, बच्चा क्या कर देता है, ओवर एक्सटेंशन और अंडर एक्सटेंशन कर देता है। ओवर एक्सटेंशन क्या होगा कि बच्चा जो वर्ड है ना एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोलना होता है ना, तो वो सभी चीज़ जनरलाइज कर देता है चीज़ों पर। एग्जांपल के लिए ना, अपनी मम्मी को तो मम्मी बोलेगा ही बोलेगा, जैसे माहिरा है ये हमारे, हम माहिरा का एग्जांपल लेकर चलूँगी क्योंकि इस स्टेज पे मेरी गुड़िया है, तो उसके सारे एग्जांपल अपने आप ही आ जाते हैं मेरे माइंड में कि माहिरा ओवर एक्सटेंशन कर देती है। ओवर एक्सटेंशन यानी कि मैं तो मम्मा हुई हूँ, हमारे आस पड़ोस यानी नेबर्स की जितनी भी लेडीज़ है सभी उसकी मम्मा लगती है, सभी अंकल्स जितने भी है उसके सभी को पापा बोलती है, ठीक है। सभी को मम्मी बोलेगी और जेंट्स को क्या बोलेगी, पापा। तो वो ओवर एक्सटेंशन कर रही है, ठीक है। अंडर एक्सटेंशन में क्या हो जाता है, अंडर एक्सटेंशन में क्या होता है, सभी को नहीं बोलती है, बल्कि ये करती है अपने वाले को तो सिर्फ क्या बोलते हैं, जैसे खुद का डॉगी है उसको तो बोलेगी डॉगी, लेकिन दूसरे डॉगीज़ को क्या करते हैं, मम्मा भाऊ, हाउ है, हाउ ऐसे बोलते हैं, भाऊ, भाऊ हमारे में हाउ और भाऊ दोनों ही बोलते हैं, भाऊ, कि भाऊ आया बाहर, भाऊ भो या भाऊ आया है। यानी अपने कुत्ते को तो क्या बोलेगी, कुत्ता है, ये डॉगी है हमारा, दूसरे वाले को क्या बोलेगी, भाऊ है, भाऊ है, ठीक है। ओवर एक्सटेंशन में सेम सभी को बोलेगी, अंडर में नहीं, अपने वाले को सिर्फ एक बोलती है, दूसरे वाले का तो भाऊ है, ठीक है। आई होप हो गया होगा। चाइल्डहुड में चलते हैं अब, हमारे चाइल्डहुड की स्टेज जहाँ पे मेरा बच्चा है माहिर है, अर्लियर चाइल्डहुड चल रहा है अभी उसका, यानी कि 6 है, अभी लेटर चलने वाला है माहिर का, तो चाइल्डहुड की स्टेज यहाँ जाती है प्री गैंग। अभी गैंग नहीं बनी है, गैंग गैंग खेलना उसने शुरू नहीं किया है, प्री स्कूल एज चल रही है, यानी उसकी टॉय यानी खिलौने से बहुत कहता नहीं भाई मेरा माहिर ऐसा नहीं है। कई बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, कोई बच्चे उसको ना खिलौने से नहीं, उसको पेंटिंग आर्ट्स बहुत पसंद है, पेंट करना बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ें। मतलब आम बच्चा नहीं है मेरा, पता नहीं क्यों मेरा बच्चा बड़ा हट कर रहा है, एक्टिव बहुत ज़्यादा है, उसको पेंटिंग करना, कलरिंग करना उसको बड़ा ज़्यादा शौक़ रहता है, नई नई चीज़ों को देखना। ग्रुप में बिल्कुल नहीं खेलता है, ग्रुप में बनाकर, गैंग में बनाकर वो बिल्कुल नहीं खेलता है। जहाँ बच्चों को बाहर खिलाने लेकर जाती हूँ तो गैंग में नहीं खेलेगा, वो उनसे हट कर जो अलग है वो खेलेगा, जैसे पत्थरों को उठा लेगा,
पत्थरों को उठाकर उनको छुपाएगा, फिर उनको खुद ही ढूंढेगा या फिर दूसरे को बोलेगा मम्मा आप ढूंढ कर दो। तो मेरा बच्चा ऐसा है, हटकर है, वो यूनिक है मेरा बच्चा। तो आम बच्चों की बात कर लेते हैं। आम बच्चों की बात है जो प्री गैंग एज हो जाती है, प्री स्कूल यानी है नर्सरी LKG UKG के बच्चे यहाँ आ जाएंगे। टॉयज यानी खिलौने के साथ खेलते, जहाँ खिलौने के साथ खेलना बच्चा स्टार्ट कर देता है। लर्निंग थ्रू इमिटेशन, नकल करके चीज़ों को सीखते हैं, जैसे पेरेंट्स कर रहे, जैसे पीयर्स कर रहे यानी साथ वाले कर रहे, माता पिता दादा दादी स्कूल वाले जैसे करते हैं सेम वो वैसा ही करता है। एक्सप्लोरिंग एज, यहाँ नई नई चीज़ों को देखते एक्सप्लोर करता है। ये माहिर की एज काफ़ी अच्छी है, मतलब इस एज में तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है कि हाँ ये क्यों है कैसे। क्यूरियोसिटी भी उसके अंदर बहुत रहती है कि ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, चीज़ों का एक्सप्लोर तो कर लिया। ये चीज़ जैसे ना वो क्या करता है मेरा बच्चा कि प्लांट्स ले लेता है, पौधों को नीचे ज़मीन में रखे होते हैं ना, यहाँ पे हमारे काफ़ी ऐसा मिट्टी वाला एरिया, तो वहाँ अनचाहे जो पेड़ पौधे उग जाते हैं वो क्या करता है घर से उठा के गिलास ले जाता है। घर से उठाने के बाद कहता है वहाँ से पेड़ उठ वो पौधों को तोड़ेगा, छोटे छोटे पौधे होते हैं वहाँ से तोड़ेगा और वहाँ प्लांट करना स्टार्ट कर देगा। यानी क्यूरियोसिटी उसकी इतनी है कि इसको उठाऊँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, फिर खुद पौधा लगाएगा, फिर उसको डेली पानी डालेगा। अब एक गिलास है उसको डेली तो यूज़ करने के लिए दे नहीं सकते तो हमने ना उसको डिस्पोजल होते ना वो ला के दे दी। मैंने कहा जितने भाई यूज़ करना चाहे तो कर ले, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन रियल वाले जो गिलास है उसको नहीं प्रोवाइड किया, शुरू में तो करवाए थे। तो क्या होगा, क्यूरियोसिटी रहती है, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को क्यों और कैसे हो गया। चाइल्ड स्टार्टिंग आस्किंग क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर माहिर ने बड़ा करा कि घर में जितनी भी चीज़ें होती है ना, जैसे अलमीरा हो गई, रसोई का किचन का सामान, जैसे स्कूल में ना उसने किचन का सामान पढ़ा हुआ था, किचन के ऊपर टॉपिक तक लेसन था उसका, घर में क्या क्या होता है, जैसे प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर। जब उस दिन जिस दिन घर पर आया ना वो हर चीज़ उसको पता है भाई ये किचन है। किचन में से लेकर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में चीज़ पूछना स्टार्ट किया। मम्मी ये चीज़ गैस के बारे में, गैस क्या है, क्या होता है इसके अंदर, क्या करते हैं हम, आटा मलते हैं यानी आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप बताओ, इससे रोटी बनती है क्या। मतलब इतना सवाल करेगा, इतना सवाल कर लेगा, फिर है ना हार थक के मैं खुद ही बोलती हूँ बच्चों को जा अपना काम कर ले, या पेंट करने के लिए दे देती हूँ, या फिर उसको और कुछ खेलना होता है वो खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब बच्चे इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं चीज़ों के लेकर कि टेबल है, टेबल क्यों है मम्मा, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, अब आता है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अभी मेरे बच्चे ने यहाँ पे पैर रखा ही है, 6 साल का हो गया ना वो, यहाँ पे ये अभी चल भी रहा है और रख भी दिया। लेटर चाइल्डहुड में क्या, गैंग एज यानी कि ग्रुपिंग में खेलेगा, गैंग बनाएगा, खुद अकेला इंडिविजुअल नहीं खेलेगा, यहाँ पे गैंग में जाकर खेलेगा। ठीक है, स्कूल गोइंग एज हो जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड की, जहाँ स्टार्टिंग हो जाती है स्कूल जाने की, वहाँ हो जाती है रिलेशनशिप अदर्स, यानी कि आप बच्चा क्या करता है दूसरों के साथ अपने फ्रेंड खेलता है या फ्रेंड्स बनाता है अपने। यहाँ पे क्या करेगा बच्चा क्या करता है अपने नए नए दोस्त बनाता है, उसको ना अच्छा भी लगता है कि नए नए फ्रेंड्स बने उसके। लैक ऑफ सेक्स टेंडेंसी की यहाँ पे लैकिंग पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। गैंग एज हो गया, स्कूल गोइंग, रिलेशनशिप दूसरों के साथ संबंध बनाएगा। लैक ऑफ सेक्स टेंडेंसी जो आते हैं उसके अंदर कमी पाई जाती है, यहाँ पर इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं होता। जब सेक्स टेंडेंसी कहाँ पर आएगी वो देखेंगे हम एडोलोसेंस में। एडोलोसेंस एज ऐसी एज हो गई है यहाँ पर जो एज ऑफ कन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉम, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, यहाँ पर इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर कि माँ जैसे चाइल्डहुड इन्फेंसी स्टेज में होता है ना वैसे ही लगा लो। ठीक है, यहाँ पे फिज़िकल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, शारीरिक विकास जो होता है वो ऑलमोस्ट कवर होने वाला होता है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना ग्रोथ और मैचुरेशन, जहाँ पर आ जाती है ग्रोथ यहाँ आकर, यानी आपको मैक्सिमम जितनी हाइट मिलनी थी, आपको जितनी हाइट मिलनी थी वो यहाँ पर आकर मिल जाती है। आपका पैर का साइज़, जूते का साइज़ जितना होता है वो एक्चुअल में एवरेज जितना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जब 19 एज तक आओगे तो जूते का साइज़ जो होता है वो उतना ही रहेगा आपके लाइफ टाइम तक। तो धीरे इसके अंदर वो चीज़ आ जाती है, ग्रोथ जो होनी है बच्चे की वहाँ यहाँ आकर स्टॉप होनी स्टार्ट हो जाती है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो चलता रहता है। डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे का, चलता रहता है, जैसे मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है ज़्यादा। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल करैक्टरिस्टिक जो आते हैं, सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक आते हैं, प्राइमरी करैक्टरिस्टिक प्लस में सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक जाते हैं। जैसे गर्ल्स के अंदर पीरियड्स होना जो है स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स यानी डेट आनी उसकी स्टार्ट हो जाती है, मानसिक धर्म जो आने स्टार्ट हो जाती है,
इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, कई रिश्ते बनाते हैं, कई फ्रेंडशिप बनाते हैं, बनते भी है, बिखरते भी है, सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाता है। यानी कि बच्चे ना घर में कम रहेगा, बाहर ज़्यादा रहेगा ना। मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे ना यहाँ पे क्या करता है, अपना बच्चा घर में कम रहता है और बाहर ज़्यादा रहता है ना। खास करके लड़के, लड़कियाँ भी होती हैं ऐसी, घर में रहना कम पसंद करती है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा, फ्रेंड के साथ वार्तालाप करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना ज़्यादा पसंद करती है। लड़के भी जो है अपने फ्रेंड्स सर्कल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक और चीज़ है कि यहाँ पे सेक्सुअल इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होता है, लड़की लड़के आपस में जो इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट होता है कि जबकि एडोलेसेंट एडल्टहुड चाइल्डहुड में क्या होता है, सेम सेक्स वाले होते हैं ना, उनके साथ खेलना उठना बैठना। यहाँ पर क्या होता है, सेम सेक्स वाले होते हैं, सेम सेक्स वालों के साथ, यानी कि वो गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलना पसंद करती है, बॉयज़ बॉयज़ के साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। और जबकि एडोलेसेंस की एज में क्या होता है कि इंटरेस्ट स्टार्ट, सेक्सुअल इंटरेस्ट हो गया ना, तो वो क्या करते हैं, बॉयज़ गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होती है, बॉयज़ गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं और गर्ल्स क्या होती है, बॉयज़ की ओर अट्रैक्ट होती है, ठीक है। क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी आते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या बन सकता हूँ, जो कि एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन का जब एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। एज ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड स्टॉर्म किसने दिया था, स्टेनले होल ने दिया था। इन्होंने एक आंदोलन निकाला था जिसे चाइल्ड स्टडी मूवमेंट भी बोलता है। चाइल्ड स्टडी मूवमेंट यानी चाइल्ड यानी बालक अध्ययन आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो, पूछा जाए तो किसने दिया था, वो तो होल ने दिया था, स्टेनली होल ने दिया था, ठीक है। हीरोशिप यानी कि जिसको वो आइडल मानते हैं, आइडल यानी हीरो, हीरो पे देखा जाता है ना इस टाइम पीरियड पे ना, सबसे ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं बच्चे, सॉन्ग सुनते हैं, मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं सॉरी। तो वहाँ पर आप अपने आप को उसका अपना आइडल मानते हैं, हीरो को अपना आइडल मान लिया, उसी की तरह एक्टिविटी करेंगे, उसी की तरह कपड़े पहनेंगे, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। आब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, आब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मोर रैशनली, चीज़ों को तार्किक वे में, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। अगर पेरेंट्स के साथ इनका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, वो ख़त्म नहीं होता जल्दी सी। रिबेल्स हो जाते हैं यहाँ पे कि पेरेंट्स हमारे हित के बारे में नहीं सोचते हैं। वो उनकी बात तो मानी थी, अपने पेरेंट्स की बात तो मानेंगे नहीं। अगर वही बात अगर उसके फ्रेंड्स सर्कल में कोई कह देता ना, वो उसको जल्दी से मान लेते हैं। यानी कि पेरेंट्स की नहीं मानेंगे, फ्रेंड सर्कल की मान लेंगे। तभी तो बोला गया सॉरी, तभी तो बोला गया जो ये एज है वो कन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉम की है, ठीक है। सीडीपी वाले तो सिर्फ एडोलेसेंस की एज तक पढ़ेंगे, जबकि जो साइकोलॉजी वाले उनको आगे तक भी पढ़ना है। आगे और भी डेप्थ में जब करेंगे हम तब और ज़्यादा वास्ट करेंगे, बस ऊपर कर लीजिएगा। अडल्टहुड जो होते हैं, अब अडल्टहुड वाली एज हो जाती है 19 के बाद, क्या जाती है 60 तक लगा दो, 40 या 50 इतनी नियर अबाउट लगा लो। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, वो वयस्क बन गया, बड़ा बन गया, वयस्क बन गया, बड़ा हो गया बच्चा। यहाँ पर क्या होगा, अपने करियर पॉइंट को सेट करेगा। स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन इंडिविजुअल एज रीच फिजिकल इमोशनली मेंटली मैचुरेशन, यहाँ पर उतनी मैचुरेशन हासिल कर ली है एक अडल्ट ने जो है मैचुरेशन हासिल करी है, उसका कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनली डेवलपमेंट हो गया। क्या क्यों क्यों क्वेश्चनिंग करनी नहीं है, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना है, वहाँ पर सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। नॉर्म्स, सामाजिक नियम, न्याय, नैतिक मूल्य, ये सभी चीज़ों पर बच्चा तो नहीं है, वयस्क जो है चलना स्टार्ट कर देता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई हाँ, मुझे अब घर का पालन पोषण करने के लिए काम करना पड़ेगा, करियर बनाना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ हो जाती है, यहाँ काम करना स्टार्ट करता है। जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक नीड है उनको पूरा करने के लिए जॉब करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कहता है फैमिली प्लानिंग करता है, फैमिली बनाता है, इसी एज में बच्चे पैदा करता है। कम्युनिटी समुदाय में सॉरी सोसाइटी
कहने का मतलब है यहाँ अडल्ट, जब बच्चा अडल्ट जो हो जाता है, ये सारी जिम्मेदारी बच्चे उस पर अडल्ट पर आ जाती है, व्यक्ति पर आ जाती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझता है, फैमिली का भी ध्यान रखता है, अपना रिलेशन भी बनाता है, ठीक है, बच्चे की प्लानिंग भी करता है, करियर भी सेट करता है, सारी चीज़ें यहाँ पर करता है, ठीक है। यहाँ पर जितना वो रेबेल था, जितना वो चीज़ें यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है कि जो चीज़ें हो रही है सही हो रही है, एनवायरनमेंट या सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो वैल्यूज़ बनाई गई है, वो हमारे लिए सही है, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है कोलरबर्ग की, वहाँ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ओल्ड एज। ओल्ड एज सॉरी, ओल्ड एज भाई लास्ट एज, 60 अबोव लगा लो, 60 के आगे जितने, जब तक भी इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती भाई। ये वो अवस्था होती है जहाँ पर इंडिविजुअल यानी व्यक्ति फिजिकली मेंटल एबिलिटी ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे डेक्लाइन छोड़ना, मतलब हाश होना स्टार्ट हो जाते। जो भी उसने प्राप्त किया है, जो भी उसने ग्रोथ ली थी, जो भी उसके अंदर चेंजेस आए थे, वो धीरे धीरे साथ छोड़ देती है यहाँ पे, ठीक है। मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाती है। बोन्स लॉस, बोन्स यानी हड्डी ख़त्म, गुम नहीं हो जाती। बोलते हैं ना घुटना ख़त्म हो गया है, ऐसे चला नहीं जा रहा है, पैरों में दर्द रहता है, वो वाली चीज़। डेक्लाइन विज़न, विज़न देख नहीं सकता ढंग से, धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाए। हियरिंग प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो विज़न और हियरिंग की तो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है। सुन नहीं पाते, बोलना पड़ता है बार बार। जैसे मेरी दादी थी, अभी तो चलो उनका देहांत हो चुका है, लेकिन जब थे ना, तब हम है ना दादी के पास, वैसे तो बहुत अच्छा लगता था भाई जाना, भाई मिलते थे, लेकिन है ना कई बार अवॉइड करते थे, क्योंकि है ना जब दादी के पास हम जाते थे ना, तो दादी को बार बार बोलना पड़ता था। तो मेरी दादी हमेशा ऐसे करती, हैं के को हो, हैं के को तो तो वो चीज़ है कि हियरिंग प्रॉब्लम होती है, तो विज़न तो होता ही होता है, वो तो कोई बात नहीं, चश्मा बनवा लेते हैं, अपनी आँख बनवा लेते हैं, वो तो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। हियरिंग प्रॉब्लम मेरे पापा जी ने उनको ला कर भी दिया था, वो कान में डालने का लिए मशीन ला कर दी थी, हियरिंग मशीन भी, पर वो भी थोड़ी कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उतार दी, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। लॉस ऑफ फ्रेंड, लॉस ऑफ फ्रेंड, मेरी दादी की बहुत सारी फ्रेंड थी जहाँ वो बैठ कर बातचीत किया करती थी। अब जो उनकी फ्रेंड थी ना, वो उनकी धीरे धीरे करके उनकी भी कम होती रही भाई। वही बात है, इस एज में आकर भगवान के घर जाना होता ही होता है, हर किसी को जाना है, तो दोस्तों को हम यहाँ धीरे धीरे खोना स्टार्ट कर देते हैं। फैमिली मेम्बर जो सदस्य होते हैं, जैसे कि स्पाउस होते हैं, यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की डेथ होगी तो दूसरा अकेला रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो हो गया ना फैमिली मेम्बर्स लॉस हो जाना, आइसोलेशन हो जाता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो ये स्टेज हो जाएगी ओल्ड स्टेज, और इसी के साथ हो जाएगा शायद से हमारा, हाँ, आज की क्लास ख़त्म। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा यानी 48 की हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं, हमने कंप्लीट कर ली है। तो भाई थैंक यू रहेगा लास्ट में, आपने मेरी वीडियो को देखा, कंप्लीट तक मेरे साथ बने रहे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। हाँ सॉरी इसलिए कि मेरी प्रोनाउंसिएशन बीच में जो है ख़राब हो चुकी थी, आप माइंड मत कीजिएगा। कंटेंट मेरा सही रहेगा, उस लेवल का रहेगा कि जिस लेवल पर मुझे पढ़ाना चाहिए। आज की मेनली क्लास जो थी वो साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए थी। सीडीपी का थोड़ा बहुत पोर्शन था भाई, जिसमें गैंग के बारे में पूछ लिया था भाई, प्री गैंग की एज कौन सी होती है, गैंग की एज कौन सी होती है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल। कल क्या हो गया, 1 मिनट, चलो इधर से स्टॉप कर।